तो आज पढ़ेंगे हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिज्म के बारे में। ठीक है, प्रिज्म प्रिज्म अगर किताब में देखेंगे ऐसे तो ऐसे बना मिला मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है। मैंने इसे बनाया है, देखिए एक टुकड़े कागज से, देखिए ऐसा होता है। ये वाला सिरा है, ये वाला ऐसे, ये वाला ही इस पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वाला ही बनाते हैं। ठीक है, और लेकिन वैसे अगर देखो इसको प्रिज्म को देखो तो ऐसे कितने पृष्ठ हो गए, देखिए एक ये वाला आयताकार पृष्ठ हो गया, एक आयताकार पृष्ठ, एक ये दूसरा आयताकार पृष्ठ हो गया, दो, और एक तीसरा आयताकार पृष्ठ, यानी कितने हैं, तीन आयत होंगे। कितने आयत होंगे, तीन, यानी तीन आयताकार पृष्ठ होंगे। और देखिए एक त्रिभुज और दो त्रिभुज, कितने त्रिभुज हो गए, दो त्रिभुज। फिर से देखिए एक त्रिभुज, एक आगे, इसके पीछे वाला दो त्रिभुज, एक त्रिभुज हो गया, यानी दो त्रिभुज हो गए। आयताकार देख लीजिए, एक, दो, और ये कितने हो गए, तीन। तो हम कह सकते हैं प्रिज्म में क्या होते हैं, दो क्या होते हैं, त्रिभुज। दो क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं। और तीन जो होते हैं वो कैसे पृष्ठ होते हैं, आयताकार। तीन कैसे होते हैं, आयताकार। यानी प्रिज्म जो होता है दो त्रिभुज वाले पृष्ठों से और तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अब समझिए प्रिज्म के लिए सबसे दो चीजों का, दो शब्दों का ध्यान दीजिए। एक होता है समांगी, दूसरा क्या होता है, पारदर्शी। समांगी और पारदर्शी देखते हैं। ठीक है, समांगी और पारदर्शी समझिए। जो मैंने पिछली वीडियो में बना भी है, एक बार बताया भी है। समांगी, समांगी का मतलब होता है जिसमें प्रत्येक पदार्थ का, जैसे ये कांच का बना है तो इस पूरे पदार्थ का, इस प्रिज्म के पूरे पदार्थ का जो अपवर्तनांक क्या हो, सेम हो। ठीक है, अपवर्तनांक क्या हो, सेम हो। प्रत्येक भाग का संगठन यानी सब जो अपवर्तनांक हो वो कैसा हो, एक समान हो, उसको क्या कहते हैं, समांगी। क्या कहते हैं, समांगी। अब रही बात कैसे, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार दिखाई दे, यानी दूसरी तरफ दिखाई दे। कहने का मतलब होता है अगर प्रकाश कण आए इधर से तो दूसरी ओर निकल जाए, यानी इस प्रिज्म को पार करके दूसरी ओर निकल जाए, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। तो प्रिज्म की परिभाषा कैसे बोल सकते हैं, देखिए दो तरीके से बोलेंगे। प्रिज्म उस समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जिसमें क्या हो, दो त्रिभुज वाली आकृति हो और तीन क्या हो, आयताकार। यानी दो त्रिभुज तथा तीन आयताकार पृष्ठों से, दो त्रिभुजाकार और ये तीन आयताकार पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। या दूसरी परिभाषा बता सकते हैं, दूसरी भाषा क्या कहते हैं, देखिए फिर से देखिए, ये है प्रिज्म कुछ ऐसे इस टाइप से। देखिए तो एक ये वाला पृष्ठ हो गया, ये वाला आयताकार पृष्ठ है, ये आयताकार पृष्ठ है, तो ये पृष्ठ, ये पृष्ठ, तो कितने पृष्ठ हो गए, दो। और दो पृष्ठों के बीच हमेशा क्या बनता है, कोण बनता है। कोण क्या रहता है, दो पृष्ठों के बीच। तो ये कोण हो गया, ये क्या हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये कोण हो गया। क्या हो गया, कोण हो गया। तो अगर कैसे बोल सकते हैं दूसरी भाषा कि किसी कोण पर झुके हुए एक पृष्ठ, ये हो गया दूसरा पृष्ठ, तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म की देखिए दो परिभाषा बताई। एक पहली परिभाषा क्या बताई, जो प्रिज्म होता है उस समांगी पारदर्शी माध्यम को कहते हैं जिसमें क्या हो, दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार, यानी दो त्रिभुजाकार पृष्ठ और तीन आयताकार पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। या दूसरी परिभाषा बताई कि किसी कोण पर, दूसरी परिभाषा में क्या होता है, किसी कोण पर। तो ये वाला एंगल हो गया, कोई भी एंगल ले लीजिए। देखिए ये देखिए, ये वाला ये कोण हो गया। अगर इसको मोड़ते हैं, अगर ऐसे देखिए तो ये भी कोण है। इसको अगर मोड़ते हैं तो देखिए ये भी कोण है ना। तो किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को मैंने देखिए लिख भी दिया है कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से बता दिया, आई होप समझ में आ गया आपको। देखिए बहुत आसान तरीका, इसे प्रिज्म बनाया था मैंने। ठीक है, तो ये क्या है, एंगल, यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। और उसको ए अक्षर से लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण, ये जो कोण है, तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से, एक और ये कितने हो गए थे, दो समतल पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। वैसे हमने बताया था अगर प्रिज्म को देखेंगे तो प्रिज्म में कितने होते हैं, दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और तीन कैसे होते हैं, आयताकार पृष्ठ होते हैं। अगर देखा जाएगा कांच का बना हो, प्लास्टिक है, कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी हम किस तरह बुक पे बनाएंगे या किताब पढ़ने के लिए यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि ये वाला पृष्ठ ही त्रिभुजाकार वाला बनाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिज्म का जो यूज है
किस लिए करते हैं देखते हैं, ठीक है। इस समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, देखिए प्रिज्म का कार्य समझ लिए। प्रिज्म का कुछ नहीं भी बेसिक सिंपल सा कार्य। देखिए ये हो गया प्रिज्म, हो गया क्या हो गया प्रिज्म। अगर इस पर हम सूर्य का प्रकाश, सूर्य का कौन सा प्रकाश होता है? श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश, यानी जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण को, सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर डालते हैं, किसी प्रिज्म पर डालते हैं, तो क्या होता है? देखिए ध्यान से देखिए, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर डालते हैं तो होता क्या है? अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या खुला है, ये माध्यम कौन सा हो गया? वायु हो गया। इसके भीतर क्या है? देखिए कांच है, ये कांच का बना हुआ है। इसके बाहर भी क्या है? ये हो गया वायु हो गया। तो जब प्रकाश, हमने पढ़ाया भी है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या हो जाता है? उसमें अपवर्तन की घटना होती है। क्या होती है? अपवर्तन, यानी अपने मार्ग से वो विचलित हो जाता है। कैसे होता है? विचलित, यानी मुड़ जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको समझने के लिए बहुत अच्छे समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये हो गया प्रिज्म, ठीक है। अब मान लेते हैं ये प्रकाश कण आ रही है ऐसे, यहाँ तक आई, जैसे टकराएगी यहाँ से तो इसमें क्या होगा? विचलन होगा। और विचलन के लिए, अपवर्तन के लिए हमको क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। क्या चाहिए? अभिलंब। तो हम मान लेते ये देते हैं, ये क्या है? इसका अभिलंब है। क्या है? अभिलंब है। तो ये कण को जाना अगर चाहिए था तो कुछ ऐसा जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्योंकि प्रकाश कण किससे जा रही है? देखो वायु से किसमें जा रही है? कांच में। वायु से किसमें जा रही है? कांच में, यानी विरल से सघन माध्यम में। हमने पढ़ाया है जब प्रकाश कण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब है, इसी की ओर झुक जाएगी, यानी कुछ इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये कण ऐसे चली गई। अब देखिए, अब प्रकाश कण कांच से किसमें जा रही है? वायु में जा रही है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और जब प्रकाश कण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। तो यहाँ भी हमको अभिलंब चाहिए था। तो देखिए ये हो गया, मान लीजिए क्या है यहाँ पे? अभिलंब है। तो ये प्रकाश कण को कुछ इस तरह से ही जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रकाश कण चूंकि अभिलंब सघन माध्यम से किसमें जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है, तो यह अभिलंब की ओर नहीं जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये प्रकाश कण कुछ इस तरह निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश कण आई थी, इस प्रकाश कण को क्या नाम देते हैं? आपतित। क्या हो गया? आपतित कण हो गई। ये वाली कौन सी हो गई? देखिए अपवर्तित। ये कौन सी हो गई? अपवर्तित हो गई। और ये कौन सी हो गई? निर्गत प्रकाश कण। कौन सी हो गई? निर्गत प्रकाश कण। तो आपतित, अपवर्तित और लास्ट वाली कौन सी होगी? निर्गत। है ये भी अपवर्तित, लेकिन चूंकि पेड़ से बाहर निकल रही है इसलिए इसका नाम रख दिया गया था निर्गत प्रकाश कण। अब थोड़ा ध्यान समझते हैं, देखिए ये आपतित कण ऐसे जानी चाहिए थी और जा कैसे रही? कुछ इस ऐसे जा रही है, ठीक है। यानी ये इस तरह से मुड़ गई है, इस तरह क्या हो गई? मुड़ गई है। यानी कितने कोण पर मुड़ी है? कितने कोण पर मुड़ी है उसको चेक करते हैं। कैसे करेंगे? अगर इस आपतित कण को आगे बढ़ा दे, आपतित कण को बढ़ा दिए, आगे बढ़ा दे, और इस निर्गत कण को कहाँ बढ़ा दे? पीछे बढ़ा दे, कुछ इस तरह से। तो देखिए ये प्रकाश कण ऐसे जानी चाहिए थी और ये ऐसे मुड़ गई है। तो जितने कोण में मुड़ी है, जितने कोण पर क्या हो गई? मुड़ गई है नीचे की ओर, वही कोण जो है उस कोण को कहते हैं विचलन कोण। कितने कोण में विचलन हुई है? उसको क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? डेल्टा ऐसे। यानी हम परिभाषा दूसरी बना सकते हैं कि आपतित कण को आगे बढ़ाने पर, आपतित कण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत कण को पीछे बढ़ाने पर इन दोनों किरणों के मध्य बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे बना सकते हैं, लेकिन देखिए समझिए अच्छे से। ये प्रकाश कण कुछ ऐसे जा रही थी, ये वाली कौन सी हो गई? देखिए आपतित है। कैसे है? देखिए आपतित है, ध्यान देखिए। और ये वाली कौन सी कण है? देखिए निर्गत है। कौन सी है? निर्गत है। क्योंकि ये कण ऐसे जा रही थी और ये आगे जाकर कुछ ऐसे मुड़ गई है। तो जितने कोण से मुड़ी है, जितने कोण से ये क्या हो गई है? ये मुड़ गई है। जितने कोण से क्या हो गई है? मुड़ गई है। उस मुड़े हुए कोण को, उतने कोण को ही क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। उसे कौन से लिखते हैं? डेल्टा से लिखते हैं। यानी ये कण जो ऐसे जानी चाहिए थी वो कण ऐसे ना जाकर के बल्कि ऐसे मुड़ गई है। तो जितने कोण से विचलित हुए, जितने कोण से क्या हुई है? विचलित हुई है, उस कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण। और कौन सा लिखते हैं? डेल्टा से। इस तरह से बना देते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा से वैसे करते हैं। समझ में आ गया? नहीं आ गया? ठीक है। अब आगे थोड़ा देखते हैं और अच्छे से देखिए। अगर यहाँ पे हाँ चीज देखते हैं, ये कौन से, जब हम लोग अभी पढ़े थे पार्ट नंबर दूसरा पढ़ाया था अपवर्तन वाला, तो हमने बताया था ये इसको क्या बोलते थे? अभिलंब। अभिलंब। अगर ये प्रकाश कण आती थी तो अभिलंब की ओर तो झुकती थी, यानी अभिलंब की ओर आती थी या अभिलंब से दूर हटती थी, ऐसे। तो हमने बताया था ये कण जो आती थी उसे आपतित कण बोलते थे। आपतित किरण क्या कहते थे?
आपतित। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता था उसे आपतन कोण कहते थे, यानी आई से लिखते थे। और ये जो किरण होती थी इसका बोलते थे अपवर्तित। क्या बोलते थे? अपवर्तित। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता था उसे क्या बोलते थे? अपवर्तन कोण बोलते थे, यानी क्या बोलते थे? आर बोलते थे। तो ये देखिए, ये वाला जो कोण हो गया, ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण हो गया। कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण। कैसे हो गया? देखिए, ये वाली जो किरण है ये क्या है? अभिलंब है। क्या है? अभिलंब। और ये प्रकाश कर जा रही है, यानी ये वाली हो गई आपतित और ये हो गया अभिलंब। आपतित और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। यानी कौन से अक्षर से लिखेंगे? आई से लिखेंगे। किस अक्षर से लिखेंगे? आई से लिखेंगे। ठीक है। देखिए, वे ऐसे बता रहे थे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो यह देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनना है उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। ये देखिए, आपतित किरण ऐसे थी, ये हो गई अपवर्तित। क्या हो गई? अपवर्तित। और यह था अभिलंब। तो अपवर्तित और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर। कौन सा अक्षर से लिखते हैं? देखिए, आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखिए भाई, ये वाला भी तो कोण होगा। ये मैंने मान लिया आर डैश है, ये वाला आई था, ये जो बाहर निकलना मान लेते हैं किस कोड से बाहर निकल रही है? आई डैश है। तो आपकी जो इच्छा वो कर सकते हैं। देखिए, इसको चाहे R1 मान सकते हैं, इसको R2 मान सकते हैं, इसको I1 कर सकते हैं, इसको I2 मान सकते हैं, A B जैसी आपकी इच्छा वो कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अच्छे से समझ लीजिए, प्रिज्म का कार्य क्या है? प्रिज्म का केवल एक ही सिंपल सा कार्य हमने अभी बताया। जैसे सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश की किरण डालते हैं प्रिज्म पर, तो जब प्रिज्म की ये बाहर, प्रिज्म से बाहर निकलती है ये किरण, तो कितने रंगों में बढ़ जाती है? 7 रंगों की किरणों में बढ़ जाती है। 7 रंगों के किरणों में बढ़ जाती है। 4 बनाए, 5, 6 और ऐसे क्या हो गया? 7। यानी 7 रंगों की किरणों में बढ़ जाती है। यानी एक ही प्रकाश की किरण थी और देखिए कितने रंगों में बढ़ गई है? 7। तो एक प्रकाश की किरणों को अलग अलग करना है ना, प्रकाश की किरणों को अलग अलग करना यानी फैलाना। ठीक है, किरणों को अलग अलग करने को ही क्या कहते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म का कार्य एक ही है। प्रिज्म का एक कार्य क्या है? जब प्रकाश की किरण, देखो यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश की किरण गिरी, जैसे किस पृष्ठ पर गिरी? इस पृष्ठ पर गिरी। ध्यान से देखिए, तो इस पृष्ठ से क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन हो गया। यानी इस पृष्ठ को हम अपवर्तक पृष्ठ कह सकते हैं, या इसको कहते हैं जो क्या कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ। जैसे देखिए, यहाँ से भी अपवर्तन हो रहा है, तो ये क्या होगा? अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ हो जाएगा। देखिए, इसको अच्छे समझ लीजिए। सबसे पहले हमने क्या बताया था? एक प्रिज्म था, इसका नाम कर देते हैं, इसका नाम मान लेते हैं ए, ये क्या हो गया? बी, ये क्या हो गया? सी है। क्या है? ए बी सी। जिस पर इस एक करके मान लेते हैं पी और ये नाम देते हैं क्यू। एक पी क्यू किरण आपतित होती है। जब ये आपतित होती है तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया था? अभिलंब बना दिया था। तो अभिलंब और आपतित कण के बीच में जो कोण क्या था? वो आपतन कोण आई से लिखा था। ये कण अपवर्तित हो जाती है, उसका कार्य कोण रखा था? आ रखा था। ठीक है, हमने कहा था इस पृष्ठ पर गिरती तो यहाँ पर भी क्या खींचा था? अभिलंब खींचा था। क्या खींचा था? अभिलंब खींचा था। और यहाँ पर अभिलंब और ये वाली जो कण थी अपवर्तित वाली, इसके बीच में जो कोण माना, कितना माना? आर डैश माना है। ठीक है, यहाँ से क्या हुई? यहाँ पे अभिलंब की ओर, क्या अभिलंब से दूर हट गई, तो ये बाहर निकल गई, यानी निर्गत कण हो गई, ये भी अपवर्तित हुई। ठीक है, यहाँ पे कोण का मान लिया था? आई डैश मान लिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसका चित्र मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब इसको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, क्योंकि चित्र का ही काम है विशेष रूप से। देखिए, वैसे हमने बताया था, ये प्रिज्म हो गया। क्या हो गया? प्रिज्म। इस वाले कोण को क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। ये समतल पृष्ठ है, इन पृष्ठों के बीच में जो कोण बना था उसे क्या बोलते हैं? प्रिज्म कोण। कौन से एंगल से लेते थे? ए, ये मान लेते इसका नाम बी, ये क्या था? सी। इस प्रिज्म पर एक कण आपतित होती है, और जो कण आपतित होती है उसका नाम क्या था? पी, और क्या नाम था? क्यू। क्या नाम था? पी और क्यू। यहाँ पे हमने क्या खींच लिया था? अभिलंब। क्या खींच लिया था? देखिए, अभिलंब। कुछ इस तरह से अभिलंब होगा, और तो ये प्रकाश कण अभिलंब की ओर क्या हो गई थी? जो गई थी, कुछ ऐसे निकल गई थी। तो जो कि ये इस पृष्ठ पे जा रही है, इस पृष्ठ भी अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन के लिए हमको क्या चाहिए? अभिलंब चाहिए। क्या चाहिए? अभिलंब। तो ये कण हुई थी, अभिलंब से दूर हट गई थी, तो ये पी क्यू कण जो होगी वो आपतित कण हो गई थी। क्यू और ये नाम देते हैं आर, तो क्यू आर क्या हो गई थी? अपवर्तित। और आर एस ये भी अपवर्तित है, जो कि प्रिज्म से बाहर निकल रही है, इसलिए इसका क्या नाम रख दिया है? निर्गत किरण रख दिया है। अब ध्यान रखिए, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और ये देखिए, ये वाला कौन सा कोण हो गया? अपवर्तन कोण। क्या हो गया? अपवर्तन कोण। अब देखिए, ये प्रकाश कण जा रही है और इस पृष्ठ पर गिर रही है, यानी इस पृष्ठ पर आने वाली है। आने वाली होगी तो आपतित हो गई, यानी ये वाला जो कोण हो गया इसको आपतन कोण कहेंगे। हमने मान लिया है, क्या नाम इसका है? आर डैश। क्या नाम दे दिया है? आर डैश। और ये वाला कौन सा हो गया? अपवर्तन कोण या निर्गत कोण, इसका क्या नाम दे दिया था हम लोगों ने? आई डैश। ऐसे में चित्र में बना दिया है। ये हमने क्या बताया था? अगर इस आपतित कोण को आगे बढ़ाते हैं, आपतित कोण को आगे बढ़ाते हैं, बढ़ाने का मतलब है, अगर ये मुड़ती ना तो ये प्रकाश कोण कुछ ऐसे सीधी जाती। ठीक है, ये कुछ सीधी जाती, क्योंकि प्रकाश कण कैसे आ रही? इस तरफ जा रही थी, तो इस कोण को हमने पीछे बढ़ाया, तो ये क्या हुआ? अगर ये प्रकाश कण मुड़ती ना तो ये ऐसे नहीं जाती,
ऐसे जाती, और ये ऐसे न जा करके बल्कि कैसे ऐसे जा रही है, तो जितने कोण से ये मुड़ गई है उस कोण को हमने क्या कहा था, विचलन कोण। क्या कहा था, विचलन कोण। और इसको डेल से लिखते हैं, डेल्टा या डेल से लिखते हैं, ठीक है, डेल से प्रदर्शित करते हैं, जो मैंने क्षेत्र में बना दिया है। ये सारी चीज बता ही दी आपको, ठीक है। प्रिज्म क्या है वो भी बता दिया। प्रिज्म का कार्य क्या है, प्रकाश में जो किरणें होती हैं उन किरणों को अलग अलग करना, ठीक है। कौन से प्रकाश में, सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए, और प्रिज्म के पदार्थ के लिए या प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र का व्यंजक सिद्ध करने के लिए हम लोग कोणों का अध्ययन करेंगे। ध्यान से देखते हैं, बहुत आसानी से हल कर, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा सबको। देखिए, सबसे पहले हम ये त्रिभुज हल करेंगे, क्यू ई आर। कौन सा हल करेंगे, ध्यान रखिए, क्यू ई आर त्रिभुज कौन सा हल करेंगे, क्यू ई आर, क्यू ई आर। अगर क्यू की आर में देखो, तो अगर इस त्रिभुज को हम बनाएं तो कुछ इस तरह से बनता है। ध्यान से देखिएगा, क्यू ई आर, यहाँ पे कोण का नाम है ई, यहाँ पे लिखा है देखिए क्यू, और यहाँ पे ई हो गया, यहाँ क्या लिखा है आर। तो क्यू ई आर में देखते हैं, और ये वाला जो कोण है ये बहिष कोण है। बहिष कोण, बहिष कोण का मतलब बाहरी कोण। और बहिष कोण की प्रमेय क्या होती है कि बहिष कोण जो होता है अंतः कोण के बराबर होता है। तो जहाँ पे कोण पूछेगा उसके बाहर कौन सा बचेगा, ये वाला कोण पूछा, ये वाला वो छोड़ देंगे, इस वाला जिस पे पूछा जाएगा। तो अंतः कोण कौन सा बचे, ई क्यू आर। कौन सा बचेगा कोण, ई क्यू आर। दूसरा कौन सा बचेगा बताइए, ई आर क्यू। कौन सा बचेगा, ई आर क्यू, यानी इसकी जगह पे लिख सकते हैं ई आर क्यू, ठीक है। अब हमको ई क्यू आर पता करना है। देखिए, ई क्यू आर, अब एक चीज अच्छे समझाते हैं वो समझिए, ठीक है, वो यहाँ पे समझा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, बहुत समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए, ध्यान से देखिए, तो जो अभिलंब है ये हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। ये कौन सा कोण हो गई, ये वाली आपतित वाली हो गई। अगर ध्यान से देखिए, ये वाला जो कोण है वो कौन सा कोण है, आपतन कोण है, आई है, ठीक है। और ये जो कोण होता है, अगर कोई दो, हम लोगों ने पढ़ के रखा है कक्षा 8 में इससे पहले, कि अगर दो रेखाएं या त्रिक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो ये वाला जो कोण होता है, ये दोनों कोण, इनको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यानी ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आई किसके बराबर होगा, आप बताइए। तो आई किसके बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा, है ना। तो हमको ये वाला कोण ही पता करना है। ई कौन सा यहाँ पे लिखा है, क्यू, और कौन सा लिखा आर, यानी कि ई वो लिखेंगे ई क्यू आर। ये वाला कोण पता नहीं है, ई क्यू आर, और निचला कितना पता है, आर। इन दोनों के योग के बराबर होगा। भाई देखिए, यहाँ से अगर रेखा के लिए तो ये वाला कोण कितना दिया था, आर, तो ये वाला आर हो गया। और ये जो छोटा सा कोण बचा है, इस कोण का क्या नाम था, देखिए ई है, ये वाला क्यू था, ये क्या था, आर। तो ई क्यू आर ये लिख दिया, प्लस क्या लिख दिया है, आर। और हमको ई क्यू आर ही पता करना है। तो अगर ई क्यू आर पता करना है तो कैसे करेंगे, ये आर उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कोण ई क्यू आर, यानी ई क्यू आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखिए आई माइनस आर लिख सकते हैं। यानी इस छोटे की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिख सकते हैं आई माइनस आर, खुद इस तरह से। समझ में आ गया क्या। अब इसको मिटाल के अच्छे से लिखे दे रहे हैं। देखिए, देखिए मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे कितना लिख दिया, आई माइनस आर। इसी प्रकार हमको ई आर क्यू का मान पता करना है, ई आर क्यू का भी मान क्या करना है, पता करना है। तो भी कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे। देखिए, अगर आप इसको देखोगे तो ये वाली जो है ये क्या हो गया, देखिए निर्गत वाली किरण हो गई, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। यानी इसका नाम है, देखिए ई है, यहाँ पे क्या लिखा था एस, यहाँ पे देखिए क्या लिखा था डी, उधर क्या लिखा था आर, यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए आर। और ये वाला कोण कितना लिखा, आई डैश, क्या लिखा है, आई डैश। और यहाँ पे रेखा खींची, ये कितना लिखा है, देखिए आर डैश। अभी हमने बताया था, अगर ये अगर दो रेखाएं ऐसे काटती हैं, यानी त्रिक रेखाएं, तो उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण बराबर ये कोण होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई डैश, क्या लिखा है, देखिए आई डैश। तो आई जो डैश होगा वो किसके बराबर होगा, ई आर, ई आर, और यहाँ पे क्या नाम लिखा है, क्यू। तो ई आर क्यू, यानी क्या लिखेंगे बताओ, ई आर क्यू प्लस किसके बराबर होगा, देखिए आर डैश के। तो हमको यहाँ से ई आर क्यू निकाल लेंगे, ई आर क्यू, तो बराबर क्या लिखा था पहले, देखिए आई डैश, और ये प्लस का उधर जाएगा, किसका जाएगा, माइनस का। यानी ई आर क्यू का जो मान आ गया है वो कितना आ गया है, देखिए आई डैश माइनस आर डैश, और बीच में क्या लगा था, प्लस। ये सारे मान मुझे दोनों के पता हो गए, ठीक है। इसको देख लेते हैं फिर से, एक बार आपको समझा भी देंगे, अच्छे से देख लीजिए। कुछ सोचिए आप, देखिए कितना सिंपल सा है। ऐसा था, ये वाला कोड कितना लिखा था, आई लिखा था। अगर ये आई है तो ये पूरा कितना होगा बताइए आप, आई होगा, कितना होगा, आई होगा। और ये बीच में छोटा सा ये वाला जो कोड दिया है वो कितना दिया था, देखिए आर। तो ये जो दूरी ये वाली बची, ये कोड कितना बचेगा, तो इस पूरे से ये वाला घटा देंगे, यानी कितना बचेगा, देखो आई माइनस आर। इस तरह क्या लिख दिया है, आई माइनस आर। ऐसे उधर भी किया है, और उधर देखिए आप, देखिए ठीक है। इस तरफ क्या लिखा था, आई डैश, आई डैश, तो इधर भी क्या हो जाएगा, देखिए आई डैश। और ये वाला जो छोटा कोड है, ये वाला छोटा सा कोड, ये कितना दिखा था, आर डैश, क्या दिखा था, आर डैश। तो ये वाला कोड बचेगा, तो इस पूरे से ये छोटा लग हटा देंगे, यानी आई डैश माइनस क्या हो जाएगा, आर। इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया है, आई डैश माइनस आर, ठीक है। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। देखिए हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर, ब्रैकेट खोलेंगे
प्लस क्या लिखा आई डैश माइनस क्या हो जाएगा आर डैश। देखिए आई और आई को एक पास कर लेंगे, आई प्लस क्या हो जाएगा आई डैश, फिर माइनस आर और ये माइनस का ले देंगे आर डैश, और कर सकते हैं। देखिए आई हो गया आई और प्लस का ले दिया आई डैश, ये ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश। समीकरण नंबर क्या हो गया एक हो गया। यहाँ पे क्या लिखा डेल, समीकरण नंबर एक हल कर लिया। ठीक है, इस प्रकार आप दूसरा त्रिभुज हल करेंगे। दूसरे त्रिभुज का नाम क्या है देखिए क्यू डी आर। कौन सा हल करेंगे क्यू डी आर में, क्यू डी आर में। अगर दूसरे त्रिभुज को देखो क्यू डी आर में, तो क्यू डी आर में देखो देखिए ये वाला कोड कौन सा दिखा है, अगर इसको ऐसे बनाया जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये था क्यू, ये था डी, ये क्या था आर था, और ये वाला कोड जो है आर है, ये वाला कोड कितना है आर डैश है, और ये वाला हमको पता कितना, ये तो दिया है कितना दिया है डी। तो त्रिभुज के तीनों कोडों का योग कितना होता है 180 होता है। तो देखिए एक कोड कितना दिया है आर, दूसरा कोड कितना दिया है देखिए आर डैश, और तीसरा कोड कितना दिया है डी, और बराबर क्या लिख देंगे 180। त्रिभुज के तीनों कोडों का योग कितना होता है 180 होता है। ये भी हमने पढ़ के रखा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर क्या बना लेंगे 2 बना लेंगे, ज्ञात हो गया। अब तीसरा हल करते हैं। तीसरा कैसा हल करेंगे, तीसरा एक चतुर्भुज हल करेंगे, वही उसी को ध्यान समझना है। चतुर्भुज, चतुर्भुज का नाम देखिए क्या है ए क्यू डी आर में। कौन सा हल करेंगे देखिए ए क्यू डी आर, कौन सा हल करेंगे ए क्यू डी आर। तो चतुर्भुज में क्या होता है चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो अगर चतुर्भुज को देखो तो कौन सा है ए है, फिर क्यू है, फिर डी है और क्या है आर है। तो कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला कोड लिखेंगे, यानी कौन सा कोड लिखेंगे देखिए यहाँ से लिखिए ए लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे हम लिखोगे कोड ए हो जाएगा। कौन सा कोड हो जाएगा देखिए ए लिख रहे हैं, चाहे तो ऐसे लिखेंगे क्यू ए आर, ऐसे नहीं शॉर्टकट में लिख देते हैं। देखिए ये कौन सा कोड हो गया ए कोड हो गया, और ये वाला कौन सा कोड दिया है देखिए क्यू हो गया, कौन सा हो गया क्यू हो गया, प्लस देखिए तीसरा कोड कौन सा दिया है डी हो गया, क्या हो गया डी हो गया, और चौथा कोड कौन सा दिया है आर हो गया। और इन चारों कोडों का योग कितना होता है 360। चारों कोडों कितना होता है 360। लेकिन अगर दूसरा तरीका लिखना चाहे तो वो देखिए कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो हम यहाँ से शुरू करते ऊपर से, कहाँ शुरू करते ए से, तो क्या लिखेंगे देखिए कोड ए, फिर क्या लिखेंगे देखिए क्यू, और फिर क्या लिखेंगे डी, ये हो गया। फिर ए को छोड़ दीजिए, यहाँ से शुरू करिए क्यू, फिर क्या आ जाएगा डी, और फिर कहाँ पहुँच गए देखिए आर हो गए, फिर क्यू को छोड़ दो, फिर कहाँ पे आएंगे देखो डी आर ए हो गया, फिर लास्ट वाला कहाँ जाएंगे डी छोड़ देंगे आर ए क्यू, क्या हो जाएगा आर ए क्यू। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। अब देखिए ए क्यू डी, ध्यान देखो ए क्यू डी, यानी ध्यान देखिए यहाँ पे लिखा था ए, यहाँ लिखा है क्यू, और यहाँ क्या लिखा है देखिए डी। अब देखिए या ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा, ये लंब है, क्या है और लंब है। अगर लंब है तो ये वाला कोण कितने अंश का होगा आप ही बताइए, कितना होगा 90 डिग्री का, कितना होगा 90 डिग्री का। तो ये कोण कितने अंश का है अपने बताइए, कितने अंश का हो गया 90 अंश का। क्यू डी आर, क्यू डी आर ये पता ही नहीं है क्यू डी आर को, तो ये कौन सा कोड है डी है, तो हम चाहे डी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे देखो डी लिखा था, कोड कौन सा था डी था, और लास्ट क्या दिखा कोड यहाँ डी आर ए, डी आर ए। अब देखो डी आर ए लिखा है, ध्यान देखो ऐसे कुछ इस तरह से, यहाँ पे लिखा आर, यहाँ पे लिखा ए, और यहाँ पे क्या लिखा है डी। अगर इसको देखो ये वाली अगर आगे बढ़ा दो, ये अभिलंब है और ये अभिलंब है, और अभिलंब है तो अभिलंब ये वाला कोड कितना होता है, यानी लंब की चाहे तो कितना कोड रहेगा 90 अंश का, यानी ये वाला वही कोड कितना अंश का रहेगा 90 अंश का रहेगा। ये हो गया 90 अंश का हो गया, प्लस आर ए क्यू, आर ए क्यू ए पता नहीं है तो ए बराबर 360 हो गया। ठीक है, ये वाला कोड है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं कोड ए और डी, कोड ए हो गया और कोड कौन सा हो गया डी हो गया। अगर इसको निकालते हैं तो यह कितना हो गया देखो 360, ये 90 90 कितना हो जाएगा 180, बराबर में भेजेंगे कितना हो जाएगा माइनस के 180, यानी कुल मिला के 360 से 180 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा 180, और यहाँ पे लिखा है कोड ए प्लस डी बराबर 180। ये कौन सा समीकरण नंबर हो गया 3 हो गया। यहाँ तो समझ में आया, ठीक है। अगर यहाँ तो समझ में आ गया तो अब बहुत आसान है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं इसके आगे का, इसके आगे क्या करेंगे देखिए, ये इतना नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिलहाल आप नोट करिए। अगर आप नोट करेंगे लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है और अच्छे समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और ध्यान दीजिए। देखिए इसको हम मिटा ले दे रहे इतना इतना, ठीक है। अब देखिए हमको चीज़ सीखनी है, एक कोड अभी हमने बताया नहीं वो सीखते हैं। उस कोड का नाम है अल्पतम विचलन कोड है। क्या सीखना है अल्पतम विचलन कोड। अगर ये सीख गए तो सारी चीज़ समझ आएंगे। देखिए अल्पतम विचलन कोड क्या होता है, अल्पतम विचलन कोड क्या होता है, जैसे ये आई है, क्या है आई,
अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं, क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, जितना आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो जो ये है कौन सा कोण, विचलन कोण, ये उतना ही क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जिस आपतन कोण के लिए, जिस आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होगा, जिस आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान क्या होगा, सबसे कम होगा, और उस न्यूनतम विचलन कोण को ही क्या कहेंगे, अल्पतम विचलन कोण कहेंगे। अब ये कैसे पता करेंगे, देखिए बात सुनिए, जब हम आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये विचलन कोण का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी तो उल्टा होने का, जब बढ़ाएंगे तो ये फिर से घटने की बजाय क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो वो लास्ट कंडीशन जिसमें आपतन कोण का मान बढ़ाया था और ये सबसे कम प्राप्त हुआ था, उस आपतन कोण के लिए जो विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम होगा, उस न्यूनतम विचलन कोण को ही क्या कहेंगे, अल्पतम विचलन कोण कहेंगे। इसको डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अगर आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटने की बजाय क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो वो घटने के बजाय बढ़े ना, यानी जिस लास्ट कंडीशन के लिए हमने बताया, जिस सबसे न्यूनतम विचलन जगह ना आपतन कोण, जिस आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान सबसे क्या हो, कम होगा या न्यूनतम होगा, उसे ही क्या कहेंगे, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे क्या लिखते हैं, डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं, या डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से देखिए, हम लोग कौन सा हल कर रहे हैं, अल्पतम विचलन कोण। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्पतम विचलन कोण के लिए, अल्पतम विचलन कोण तो समझ में आ गया। अल्पतम विचलन कोण के लिए क्या होता है, देखिए जो ये होता है कौन सा, आपतन कोण, ये निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। यानी निर्गत कोण कितना था, देखिए आई डैश था, निर्गत कोण कितना था, आई डैश, और वो किसके बराबर हो जाएगा, आपतन कोण के बराबर हो जाएगा। और जो ये वाला क्या था, आपवर्तन कोण था, यानी कि आपतन कोण था आर डैश, ये भी किसके बराबर हो जाता है, आर के। और जो डेल्टा होता है, डेल जिसको बोलते हो, वो डेल किसके बराबर हो जाता है, डेल एम के बराबर हो जाता है। ये केवल किसके लिए होता है, अल्पतम विचलन कोण के लिए। ठीक है, अल्पतम विचलन कोण के लिए। अगर इतना समझ में आ गया होगा तो बहुत कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आराम से देखिए, आप कौन सा समीकरण हल करेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। जब पहले इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है, एक चीज रह गई थी, अगर इन 2 3 को हल कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 2 व 3 से, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। यहाँ पे जी ये रह गया था, देखिए समीकरण नंबर 2 व 3 से, अगर समीकरण 2 व 3 को देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है 180, और यहाँ पर भी क्या लिखा है 180 लिखा है। कहने का मतलब है ये जो दायां पक्ष है उसमें भी क्या है, दायां पक्ष, और दायां पक्ष जो है बराबर है, और जब दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी इसको लिख सकते हैं आर प्लस आर डैश प्लस डी, और बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए ए प्लस डी के, ए प्लस डी के, और ये डी और ये डी क्या हो गया, कट गया। यानी क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर डैश। इस समीकरण नंबर का मान सकते हैं 4, समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया था। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया। अब ये सब इसको मिटाले दे रहे हैं, तो चलिए समीकरण नंबर 4 रखते हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसके ये लिखना नहीं, इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से। समीकरण 4 क्या कह रहा था, देखिए ए बराबर ए प्लस, ए बराबर क्या था, आर प्लस आर डैश। क्योंकि अल्पतम विचलन कोण के लिए हमने पढ़ लिया है, तो आर डैश वो क्या है, आर के बराबर, यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आर, और आर आर क्या हो जाएगा 2r, या यहाँ पे क्या है ए, अगर यहाँ से आर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा a/2, आर बराबर क्या हो जाएगा a/2। ये समीकरण नंबर 4 से हल कर लिया। अब कौन सा हल कर लेंगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या लिखा था, देखिए डेल्टा, क्या लिखा था, डेल्टा, और डेल्टा को क्या लिखेंगे फिर, अल्पतम विचलन कोण के लिए क्या लिखेंगे, डेल एम लिखेंगे, आई है आई लिखेंगे, आई डैश है, आई डैश को आई के बराबर लिखेंगे, माइनस आर है, आर लिखेंगे, आर डैश को किसके बराबर लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई आई कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा, आर आर कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2i के स्थान पर 2i 2r। अब देखिए 2r किसके बराबर था, ए के, तो यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा है डेल्टा एम, यहाँ क्या लिखा है डेल्टा एम। ठीक है, अब इसको मिटा देते, कोई काम नहीं है हमें। ठीक है, फिर हम याद रखिएगा जैसे मैंने बताया वैसे करेंगे। अब देखिए इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा था डेल्टा एम, और ये माइनस का इधर भेज देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा एम, और माइनस का आ जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का है, और बराबर क्या लिखा है 2i। अगर यहाँ से i ज्ञात करेंगे तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस डेल्टा एम अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ये हो गया i का मान, किसका मान क्या हो गया,
आई का मान। तो हमको आई का मान और आर का मान ज्ञात हो गया है। आप क्या करेंगे, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, देखिए स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है, देखिए स्नेल का नियम हम लोगों ने पढ़ाई है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नेतांक। इस नेतांक यानी पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साइन, और यहाँ क्या लिखा है, देखिए आई, और आई का मान हम लोगों ने कितना ज्ञात किया है, ए प्लस डेल्टा एम बाई टू, ये हो गया डेल एम बाई टू, बराबर आ जाते हैं हम। यहाँ पे लिखा है साइन ए, आर लिखा आर, और आर का मान कितना निकाला है, ए बाई टू, और यहाँ क्या लिखा है एन, और यही जो सूत्र है वो प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है, या प्रिज्म के पदार्थ का क्या है, सूत्र है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए और आसान लगेगा, बहुत आसान है। ठीक है, और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आगे और है, जैसे लॉर्ड रैले का प्रकीर्णन नियम है। ठीक है, और वर्ग विक्षेपण क्षमता है, परिक्षेपण क्षमता इसको कहते हैं। ठीक है, पूरी विक्षेपण है, परिक्षेपण, वो सारी चीज़ें हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, आप वीडियो देखिए, बहुत, अगर आप अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए। ठीक है।